नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। ये देखो एस पांडे की अब तक हमने जो कि 4 चैप्टर जो कि ख़त्म कर लिया बुक से पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ये हमारा जो कि नेक्स्ट 5वां चैप्टर होगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, भारत में जो जनजातीय समुदाय है ये भी देखो भारतीय समाज का एक अहम हिस्सा रहा है। ऐतिहासिक रूप से ही जो भारतीय समाज से ये जुड़ा हुआ है। तो भारत में जो जनजातीय समुदाय है उसके बारे में आज हम जो कि समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य से डिटेल में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर नंबर 5 में। तो देखो ये भी चैप्टर आपका 2 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, भारतीय जनजाति की परिभाषा की जो समस्या उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो जनजातियों का भौगोलिक वितरण कैसे है, भारत में कहाँ कहाँ कौन सी जनजातियाँ हैं, कुछ इस तरह की बातें देखेंगे। और जाति और जनजाति में क्या डिफरेंट है या क्या समानता है, इस तरह की बातें जो कि आपको मेन सोशियोलॉजी ऑप्शन में आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। जनजातियों का गैर जनजातीय समुदायों से संपर्क पर क्या प्रभाव हुआ, ये सब चीज़ें देखेंगे। औपनिवेशिक नीति कैसी रही, मतलब जो अंग्रेज थे उनका जनजातियों को लेकर क्या नीति था, और स्वतंत्रता के बाद जो कि जनजाति की नीति की एकीकरण की नीति जो रही है, मतलब आज़ादी के बाद कैसे जनजातियों का भारतीय समाज में एकीकरण किया जाए, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही आज हम जो कि जनजातीय विकास के बारे में भी देखेंगे। तो इतने टॉपिक जो कि आज हम देखेंगे। अब बाकी शेष टॉपिक जो जनजातियों से संबंधित जो भी समस्याएं रही हैं, जैसे धर्मांतरण, अशिक्षा, ऋणग्रस्तता, स्वास्थ्य की बातें, भूमि हस्तांतरण, इस सब की जो समस्या रही है, ये सब हम जो कि अपने पार्ट 2 में देखेंगे कल। ठीक है, तो आज हम जो कि इतने टॉपिक को डील करेंगे। ये भी आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि 2 दिन में, आज और कल में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। और जो भी सर एंड मैम चैनल से नए जुड़े हुए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कर दो यार, आप ही के भाई का चैनल है। ठीक है, सब्सक्राइब करो, चलो जुड़ जाओ चैनल से। चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो बोलता है क्या, भारतीय जनजाति की परिभाषा की समस्या। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बातें कर रहा है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, देखो भारतीय जनजाति की परिभाषा की समस्या, देखो शुरू से पढ़ते हैं। यहाँ पे जनजातीय समुदाय भारतीय सामाजिक संरचना का एक प्रमुख घटक है, जिनकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या के लगभग 8.43% है। देखो ये जो कि पुराना डेटा है, अभी लगभग आप देखोगे न्यू डेटा के आसपास तो 10% के आसपास इनकी जो कि जनसंख्या है। ठीक है, 10% या 9% अप्रॉक्सीमेट, लेकिन ये 8.43% से बढ़ गई, ये तो पक्का है। ठीक है, तो इनकी जो जनसंख्या 9 या 10% के लगभग है, ये आप करंट से इसको अपडेट कर लीजिएगा। तो और आगे देखते हैं, इनकी जनसंख्या 8.43% है और जिनको देश के सर्वाधिक पिछड़े समुदाय के रूप में स्वीकार किया जाता है। ओके, जनजाति समुदाय की परिभाषा में देखो कुछ लोगों ने डेफिनेशन देने की कोशिश की है, कुछ मानव शास्त्री हैं जैसे बैरियर एल्विन। ठीक है, बैरियर एल्विन इनको भारतवर्ष के वास्तविक स्वदेशी उपज के रूप में देखते हैं। तो गुर्रिय जो हमारे जो गुर्रिय जी हैं, ठीक, जीएस गुर्रिय, वो इनको जो कि पिछड़ा हिंदू कहकर परिभाषित करते हैं। अब देखो टसल हो गया यहाँ पे, जो बैरियर एल्विन है इसको जो कि स्वदेशी उपज के रूप में देखते हैं, मतलब वास्तविक, मतलब भारत का जो वास्तविक एक भारतवासी वो इनके रूप में देखते हैं, जनजाति के रूप में ये देखते हैं। ठीक है, बैरियर एल्विन, जबकि गुर्रिय क्या बोलते हैं कि ये जो कि भारतीय समाज का ही भारतीय हिंदू समाज से ही जुड़ा हुआ है, पर ये पिछड़ गया है हिंदू समाज के विकास में, तो इसे क्या कहते हैं, पिछड़ा हिंदू कहकर गुर्रिय जी कहते हैं। ठीक है, अब देखो मजूमदार क्या कहते हैं। मजूमदार के अनुसार एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है, मतलब जो जनजाति होता है वो परिवार या परिवारों के समूह का संकलन होता है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, एक सी भाषा बोलते हैं, विवाह, व्यवसाय और या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं तथा परस्पर एक निश्चित एवं मूल्यांकित आदान प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं। तो इस आधार पर मतलब इनका पूरा डिटेल क्या होता है, मतलब ये किस तरह से मतलब मैक्सिमम चीज़ें इनके समाज में पाई जाती है, वो पूरा डिटेल यहाँ पे मजूमदार जो कि डिफाइन करके बताते हैं। और देखो क्या है, इन दोनों अतिवादी दृष्टियों से इतर कुछ मानव शास्त्री समाजशास्त्री जैसे सुरजीत सिन्हा हमारे हैं, ये देखो क्या कहते हैं, भारतीय जनजाति को जाति के साथ निरंतरता के संदर्भ में समझाने का प्रयास करते हैं। मतलब ये जो जनजाति उसको जाति के साथ जोड़ कर देखते हैं। ठीक है, उनके अनुसार जहाँ सभ्यता के एक किनारे पर जनजातियाँ हैं तो दूसरे किनारे पर जाति समूह। मान लो ये कोई सभ्यता है तो यहाँ पे जाति समूह है, यहाँ पे जनजाति है, मतलब कहने का इस सभ्यता का जब विकास हुआ तो ये वाला समूह, ये यहाँ से कुछ समूह जो कि धीरे धीरे आगे विकास की ओर अग्रसर हो गए, जबकि कुछ लोग जो कि यहीं पे पीछे छूट गए। तो जो पीछे छूट गए वो जनजाति समूह हो गए, जो आगे बढ़ गए वो जाति समूह हो गए। तो ये देखो काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है सुरजीत सिन्हा जी का, इसको मैंने अंडरलाइन भी किया, जैसे मार्क किया। तो ये आप जो अपना अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको जरूर लिखिएगा कि इनके अनुसार जो कि इन्होंने जाति जनजाति को निरंतरता के साथ दिखाया और उन्होंने बोला कि जहाँ सभ्यता के एक किनारे पर जनजातियाँ हैं तो दूसरे किनारे पर जाति समूह है। और देखो जनजातियों में समतावादी और आत्मनिर्भर सामाजिक व्यवस्था होती है, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप जो कभी भी जनजाति की बात करोगे तो ये जरूर बताइएगा। वे जातियों की तरह अन्योन्याश्रित नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, और इनका भूमि के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये कुछ इसकी विशेषताएं बताई जा रही है जनजाति के। ठीक है, और देखो क्या कह रहा है आगे,
भारतीय संदर्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने वर्ष 1952 की रिपोर्ट में कुछ सामान्य एवं विशिष्ट अभिलक्षणों की सूचना दी। मतलब जनजाति, कोई अगर समाज जनजाति समाज में है तो वो कैसे उसके अंदर विशेषताएं पाई जाती, तो उसके बारे में कुछ जो 1952 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में बताया। उनके देखो कुछ लक्षण बताया। जैसे पहला क्या बोला, जनजाति लोग सभ्य दुनिया से दूर वन और पहाड़ों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। ओके। सेकंड पॉइंट क्या बोला, ये लोग निग्रिटो, ऑस्ट्रेलाइड या मंगोलाइड परिवारों में से किसी एक से जुड़े हुए हैं। ठीक है। थर्ड क्या करा है, वे एक जनजाति बोली बोलते हैं, मतलब इनकी एक अपनी बोली होती है। वे जीववाद या आदिम धर्म को मानते हैं, मतलब जो प्राचीन धर्म है उस पर जो कि बिलीव करते हैं। ये धर्म में भूत प्रेतों की पूजा का विशेष महत्व होता है। इनके मतलब धर्म में भूत प्रेत का पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। वे अनाज बीनना, शिकार करना, वन उत्पादों को संग्रह करना आदि आदिम पेशों में संलग्न रहते हैं। ये कुछ जो कि आपकी जनजाति की विशेषताएं बताई जा रही है। साथ ही देखो और क्या बता रहा है, समान रूप से ये जनजाति लोग मांसाहारी होते हैं, सभी नहीं लेकिन सामान्यतः मैक्सिमम लोग आपको जो कि इसमें मांसाहारी ही दिखेंगे। ठीक है। इसमें एक और बात जोड़ सकते हैं कि उन्हें खाने पीने का खास शौक होता है। ठीक है। ये तो कोई खास बात नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं जो कि जनजातियों की होती है, जो हमारे आयुक्त ने बताया था। ठीक है। अब देखो उपर्युक्त अभिलक्षणों के बारे में टिप्पणी करते हुए ए आर देसाई जो है वो कहते हैं कि जिन 2,50,00,000 लोगों की जनजातियों के अंतर्गत वर्णित किया गया, मतलब ये जो डेटा था ये 2.5 करोड़ जनजातियों की स्टडी करके बताया गया था। तो देसाई जी कहते हैं उसमें से केवल 50 लाख लोगों में ही ये अभिलक्षण पाए जाते हैं, सभी में ये अभिलक्षण नहीं पाए जाते थे। एक तरह से ए आर देसाई जो आयुक्त की रिपोर्ट उसका खंडन कर रहे हैं। ठीक है। फिर देखो डी एन मजूमदार क्या कहते हैं, डी एन मजूमदार के अनुसार पूर्वी भारत की जनजातियों को छोड़कर अन्यथा सभी जगह उपमहाद्वीप में विभिन्न निजाति अंश मिले हुए हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से यह कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जनजाति कौन है और गैर जनजाति कौन है। ठीक है। इस तरह की वही सब बातें हो रही है। अब यहाँ पे देखो आज निर्वहन अर्थव्यवस्था में बहुत कम ही जनजाति समूह शिकार और खाद्यान्न संग्रह की आजीविका पर निर्भर है। जैसे आज का इकोनॉमी आज के हिसाब से देखोगे तो बहुत कम जनजातियां जो शिकार करती है या फिर मतलब भोजन के लिए घूमती फिरती रहती हैं भारत में। ठीक है। तो इस तरह की जनजातियां बहुत कम मिलती है। उनमें से अधिकांश लोग देखो झूम खेती या कृषि करते हैं और कुछ अन्य जनजाति लोग जो कि पशु चारक खाना बदोश है, मतलब पशु को चराते हैं और पशुओं से ही जो उनको मिलता है खाने पीने का सामग्री वो लेते रहते हैं। जनजाति लोग पैसे के लेन देन का धंधा नहीं करते हैं। इस प्रकार जनजाति समाज सामान्यतः सजाति समाज है। ठीक है। मतलब इसमें उच्च निम्न का भेदभाव नहीं पाया जाता है, इनमें सोपान क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो एक ये इसकी स्पेसिफिक विशेषताएं होगी कि इसमें जैसे उच्च और निम्न का या सामाजिक अस्थिरीकरण की कोई बात नहीं देखने को मिलती है। यह एक सजाति समाज होता है, सब में एक समानता यहाँ पे देखने को मिलती है। अब राजनीतिक दृष्टि, ये अभी हमने देखा आर्थिक दृष्टि से। ठीक है। अब राजनीतिक दृष्टि से देखो तो राजनीतिक दृष्टि से जनजाति समाज अपेक्षाकृत सरल और समतावादी है। वंश परंपरा, कुल, गोत्र और नातेदारी जो कि राजनीतिक संगठनों को अधिव्याप्त कर लेते हैं। जनजाति धर्म कम व्यवस्थित, कम ही विशेषीकृत और कम विस्तार वाला होता है। देखो इनका जो भी राजनीतिक होता है ना, वो जैसे कि मान लो कोई एक पूरे ग्रुप में एक कोई वो इनका लीडर होगा। ठीक है। तो वो जो कि उन्हीं के खानदान से परंपरा, वंश के आधार पे, परंपरा के आधार से या कुल के आधार पे जो कि वो एक तरह से पूरा लीड करता होगा, राजनीतिक व्यवस्थाएं देखता होगा, मतलब न्याय की बातें करता होगा। ठीक है। इस तरह की चीज़ें देखता होगा। और इसमें बहुत ज़्यादा जो कि स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पाई जाती, मतलब बहुत ज़्यादा विशेष जैसे कि एक न्याय व्यवस्था, एक पुलिस प्रशासन हो, एक वकील हो, उसको छुड़ाने के लिए ये सब चीज़ें, ऐसा इतना ताम झाम नहीं है। बस सीधे ऑन द स्पॉट फैसला, ऐसा वाला चीज़ें है। ठीक है। मुलजिम को लाया जाता है और जो अगर प्रमाणित हो जाता है तो वो ऑन द स्पॉट फैसला हो जाता है। तो इस तरह की बातें हैं, मतलब स्पेसिफिक चीज़ें कोई यहाँ पे अभाव देखने को मिलता है। और देखो क्या बता रहा है, भारतीय जनजातियों पर यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो हम पाते हैं कि विभिन्न जनजाति समूह में न केवल विविधताएं विद्यमान है, बल्कि कई लक्षण ऐसे हैं जो जाति एवं जनजाति समुदायों में समान है। देखो जो जाति और जनजाति समुदाय में समान भी कई लक्षण ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक है। भारतीय संविधान में भी जनजाति की परिभाषा नहीं की गई और उन्हें एक ऐसे पिछड़े समुदाय के रूप में देखा गया जिसको राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के आधार पर अधिसूचित करता है। देखो जो भारतीय संविधान है ना, वहाँ पे भी जो कि इसके डेफिनेशन की बात नहीं की गई, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया जनजातियों को। ठीक है। इस आधार पर भारतीय संविधान में अब तक 533 समुदायों को अधिसूचित किया गया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया। केवल भारतीय संविधान में जो कि अनुच्छेद 342 के तहत जो कि राष्ट्रपति जो कि किसी को भी जो कि जनजाति मतलब जो अनुसूचित जनजाति लिस्ट है उसमें शामिल कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं उनको राष्ट्रपति। ठीक है। अगर शामिल करेंगे तो उनको जो कि कुछ ना कुछ जो इनको लिए बेनिफिट है स्कीम में वो चलता है, तो उनको जो कि उसका बेनिफिट मिलने लगेगा।
तो ये हमने थोड़ा सा समझा जनजातियों की विशेषताएं क्या है, जनजातियों की डेफिनेशन थोड़ा सा क्या है, और हमारी कुछ रिपोर्ट है उस पर AR देसाई की क्या टिप्पणी है, ये सब बातें हमने यहाँ पे देखा समझा। ठीक है, अब देखते हैं जनजातियों की भौगोलिक वितरण, मतलब ये भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सी टाइप की जनजाति मिलती है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझिएगा, इसका नोट जरूर बनाइएगा। जब भी जनजाति में क्वेश्चन आएगा आप मैपिंग करके थोड़ा सा बता दीजिएगा कहाँ पे कौन जनजाति थोड़ी सी पाई जाती है। तो देखो, भारत एक विशाल भौगोलिक एवं क्षेत्रीय विविधता वाला देश है और इसलिए यहाँ जनजातियों का वितरण भी क्षेत्रीय विविधता लिए हुए है। राज्य स्तर पर देखें तो भारतीय जनजातियों की लगभग 70% जनसंख्या केवल MP, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में निवास करती है। देखो ये कुछ राज्य इंपॉर्टेंट जो आपको आपके टिप पे होना चाहिए अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शन लेकर चल रहे हो कि कौन मतलब मैक्सिमम जनजाति किन राज्यों में पाई जाती है। यही कुछ 5-6 राज्य जैसे MP, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, इसको नोट कीजिएगा। यहाँ पे लगभग 70% जनसंख्या जो कि जनजातियों की पाई जाती है। शेष जनजाति जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो वही नॉर्थ ईस्ट एरिया में हमारा मिजोरम में हो गया, लक्षद्वीप हो गया, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। यहाँ पे देखो इनकी कुल जनसंख्या का, जैसे देखो मिजोरम की जितनी जनसंख्या है उसका केवल 94% तो केवल जनजाति वहाँ पे रहते हैं। लक्षद्वीप में भी 94% जो कि वहाँ पे जनजाति निवास करते हैं। नागालैंड में भी 89% लोग जो पीपल है वो जनजाति ही है। ठीक है, इसी तरह मेघालय में भी 80% के प्लस ही यहाँ पे देखोगे जनजाति लोग ही निवास करते हैं। तो अब देखो, विशाल भारत में फैली हुई सभी जनजातियों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर BS गुहा, देखो एक पूरा इंडिया जो इतना बड़ा इंडिया है इस पूरे इंडिया में इनको जो कि BS गुहा जी थे, इन्होंने जो कि जनजातियों को जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो पाए जाते हैं उस आधार पर इनको बांटा है। तो इन्होंने 3 आधार पर 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया पूरे इंडिया में। ये मान लो पूरे इंडिया का मैप है, तो 3 भागों में बांट के बताया कि कौन सी जनजाति किस टाइप की जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देखो ये पहले बोलते हैं, एक सेकेंड तो BS गुहा, ये नाम याद रखना, इसको नोट करना। BS गुहा ने निम्न रूप में वर्गीकृत किया है। पहला क्या है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मतलब ये जो आपका इंडिया का मैप होगा, मान के चलो ये मैप होगा, तो ये उत्तर और उत्तर पूर्वी इस इलाके की बात कर रहा है। ठीक है, और नीचे की बात और इधर की बात नहीं कर रहा है और सेंटर की बात नहीं कर रहा है। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी के क्षेत्र की बात करें, जैसे इसमें क्या आएगा, कश्मीर आएगा, पूर्वी पंजाब आएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम का पहाड़ी जिला, लुसाई पर्वत का क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें ये क्षेत्र आपके आएंगे। यह संपूर्ण क्षेत्र सीमावर्ती होने के कारण राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, मतलब ये जो पूरा क्षेत्र देखो ना, किसी न किसी कंट्री से बॉर्डर से लग रहे हैं, तो बॉर्डर से लगने के कारण भी ये क्षेत्र जो कि काफ़ी जो कि सेंसिटिव हो जाते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां भी आप देख लो कौन कौन सी है, भेटिया, थारू, लेप्चा, नागा, गारो, खासी, डाफला, कुकी, आबोट, मिकी, लुसाई, गुज्जर, चकमा, गुरंग आदि हैं। तो आप मेन याद रखो, जैसे आपका भेटिया हो गया, ठीक है, लेप्चा हो गया, थारू हो गया, खासी, गारो हो गया, डाफला हो गया, तो इनका नाम लुसाई हो गया, इनका कुछ नाम है जो आप याद रखना। ठीक है, फिर अब देखो यह जनजातियों का मुख्यतः ये क्या करते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, ये पशुपालन या कृषि का काम करते हैं। ये इनके बारे में हमने देख लिया है, जो कि आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जनजातियाँ पाई जाती हैं। दूसरा देखो क्या इन्होंने दूसरा एरिया क्या बांटा इंडिया का, मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र में देखो कौन कौन सी जानते हैं, मतलब गंगा के मैदान से लेकर दक्षिण जो कृष्णा नदी है वहाँ तक की बात कर रहा है। ठीक है, ये मान लो ऊपर से गंगा का मैदान यहाँ से बह रहा है, यहाँ से कृष्णा नदी बहती है, इसके बीच की बात कर रहा है। यहाँ पे जो जनजाति क्षेत्र पाए जाते हैं उसको मध्यवर्ती क्षेत्र में रखा गया है। अब इसमें देखो कौन सा विंध्याचल व सतपुड़ा के पहाड़ों की पट्टी भी इसमें सम्मिलित है। इसमें बंगाल, बिहार, झारखंड, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का मतलब जो नीचे लोअर वाला पार्ट वो, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और देखो कौन कौन और क्या इसमें उड़ीसा और महाराष्ट्र के उत्तरी भाग भी निवास करने वाली जनजातियां आती है। देखो जैसे जो उन्होंने 3 भागों में बांटा है, मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा रफ मैप बनाया, तो जैसे आपको समझ, जैसे ये देखो ऊपर का जो पार्ट ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया होगा, यहाँ से देखो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया होगा। ये जो बीच वाला पार्ट ये मिडिल मध्य क्षेत्र अभी जो हम पढ़े उसकी बात करें, और जो बच रहा है नीचे ये दक्षिणी क्षेत्र का एरिया आ जाएगा। तो इस 3 आधार पर आपने बांटा है। तो आप भी जब भी ऐसा कुछ आएगा इनके बारे में लिखने के इस तरह से मैपिंग थोड़ा सा करके बताएंगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझने में भी, देखने में भी, और आपको नंबर भी देने में उसको थोड़ी सहजता होगी। ठीक है, तो ये देखो कौन कौन से क्षेत्र हमने देख लिया। उड़ीसा, महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र भी इसमें आता है। इसमें देखो मुख्य जो जनजाति आती है आपको पता होना चाहिए, संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खारिया, बिरहोर, गोंड, भील, कोली, मीणा आदि जो ये जनजाति इसमें आपको देखने को मिलती है। यह क्षेत्र जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों से बड़ा है। इस क्षेत्र की जनजातियों पर औद्योगिकरण और नगरीकरण का प्रभाव पड़ा है। मतलब ये जो बीच वाला क्षेत्र है ना, इसमें जो कि इस पे इन जनजातियों पर औद्योगिकरण जो हुआ था, नगरीकरण जो हुआ है, उसका प्रभाव पड़ा हुआ है। ठीक है, वे नवीन शहरी संस्कृति के संपर्क में आ रही है। यहाँ के अधिकांश जनजातियाँ कृषक है और कई जनजाति जो कि औद्योगिक श्रमिकों के रूप में काम करते हैं। देखो क्यों, क्योंकि इस पर नगरीकरण का प्रभाव है, औद्योगिकरण का प्रभाव है। तो कुछ लोग तो यहाँ पे कृषि का काम करते हैं, कुछ लोग जो कि उद्योगों में काम भी करते हैं श्रमिक के रूप में। ठीक
ठीक है। तो ये हमारे मध्य क्षेत्र वाले, मतलब कह सकते हो जो मध्य क्षेत्र वाले वो थोड़े से डेवलप्ड हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं, या जो हम भारत की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो अब देखो थर्ड क्या है, दक्षिणी क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार कृष्णा नदी के दक्षिण में है। इसमें मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में जनजातियों के नीलगिरी के टोडा, कोटा, पनियान, कदार, हैदराबाद के चेंचू, कुरुम्बा, उराली आदि प्रमुख है। देखो इसमें जो मुख्य नाम है आप याद रखना, पनियान मुख्य नाम है, टोडा मुख्य नाम है, कुरुम्बा, उराली और चेंचू, ये देखो काफ़ी फेमस नाम है, ये हमेशा आपको न्यूज़ में मिलते रहेंगे। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए दक्षिणी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ जैसे जारवा, सेटिनली, आगे, सोमपेन ये भी सम्मिलित हैं, ठीक है। अब देखो जो एस.सी. दुबे है ना, ये क्या कहते हैं, एस.सी. दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से जनजातियों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया है। अभी जो गुहा जी थे, बी.एस. गुहा, उन्होंने जो कि 3 क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया था इसकी इनकी स्टडी को समझने के लिए भारत में, और जबकि एस.सी. दुबे इनको जो कि 4 क्षेत्रों में रख के इनकी स्टडी करते हैं। इन्होंने देखो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और एक नया जो जोड़ा क्या, पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। और जैसे जो बी.एस. गुहा जी उत्तर पूर्वी क्षेत्र रखा था, मध्य क्षेत्र रखा था, दक्षिण क्षेत्र का, लेकिन इन्होंने एक और डिवाइड कर दिया पश्चिमी क्षेत्र। इस आधार पर जो कि जनजातियों का इन्होंने स्टडी किया। अब फिर देखो पश्चिमी क्षेत्र में वे सहाद्री के जनजाति समूह जैसे वर्ली, कटकरी, महादे, कोली, भीलो के कुछ समूहों को सम्मिलित करते हैं, और शेष भाग लगभग वही है जिनका उल्लेख गुहा जी करते हैं, मतलब शेष सभी भाग उसी तरह पर ये भी उल्लेख करते हैं जैसे गुहा जी करते हैं, केवल पश्चिमी क्षेत्र में जो कि सहाद्री जनजाति समूह जैसे वर्ली, कटकारी और महादे, कोली और भीलो की बात ये करते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हमने देखा कि भारत के कौन कौन से हिस्से में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। तो जो देखो जो मध्य वाले ये थोड़ा डेवलप्ड हो रहा है, ये अभी डेवलप्ड नहीं हुए, ये वाले जो नीचे वाले हैं ये भी थोड़ा डेवलप हो रहा है। तो इस तरह की कुछ स्थिति हमने देखने की कोशिश की है। अब तो अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जाति और जनजाति, मतलब इसमें क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंस है, कैसे हम इनमें अंतर करेंगे उसकी बात करें। देखो इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है 10 मार्क का शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो क्या बात कर रहा है इसमें कह रहा है आदिम समुदायों में जनजाति और हिंदू समाज में जाति के महत्वपूर्ण सामाजिक समूह है। जाति एवं जनजाति जाति एवं जनजाति जाति हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रदत्त सदस्यता वाला अंतर्विवाही सामाजिक समूह है जिसका एक निश्चित पेशा होता है, जो कुछ सामाजिक सहवास, खान पान संबंधी निषेधों का पालन करता है और जिनको कुछ नियोग्यताएं एवं विशेषाधिकार प्राप्त होती है। दोनों के अर्थों में संबंध में काफ़ी भ्रम रहा है। कभी कभी जाति और जनजाति का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में लोग करते हैं। बहुत सी जनजातियों को जाति और जातियों को जनजातियों कहा गया है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। चलिए देखते हैं क्या अंतर है दोनों में, जाति और जनजाति में अंतर। तो पहला पॉइंट देखो आप पहला पॉइंट बोला जाति के लोगों का अधिकांशतः एक ही व्यवसाय होता है। जो जाति में लोग होते हैं, किसी भी जाति का होता है, तो उसमें देखोगे अधिकांशतः लोगों का एक ही व्यवसाय होता है, जबकि एक ही जनजाति के लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं। तो ये इसमें जो कि मूलभूत अंतर पाया जाता है। मतलब जनजातियों में जाति की तुलना में आर्थिक स्वतंत्रता अधिक है। ऐसा कोई इनका फिक्स नहीं कि इनके घर से इनकी जाति ये वाली जनजाति बस यही काम करेगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। इनमें आर्थिक स्वतंत्रता है। दूसरा और देखो फिर भी पेशे के अप्रतिबंधित चयन का अभाव है एवं जजमानी प्रथा और धनात्मक स्तर पर केवल जाति के साथ संयुक्त है। देखो जो जजमानी प्रथा है वो केवल जाति के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि जनजाति के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये अंतर है। फिर दूसरा क्या कह रहा है आपका, प्रत्येक जनजाति का अपना एक विशिष्ट राजनीतिक संगठन होता है, लेकिन जाति का इस प्रकार कोई भी स्पष्ट राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता। यद्यपि कभी कभी नीचे समझी जाने वाली जातियों की पंचायतें अपनी अपनी जातियों के राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करती हैं। देखो वही बोला कि राजनीतिक स्तर पर देखोगे तो जो जनजाति होती है उनका अपना एक विशिष्ट राजनीतिक संगठन होता है, मतलब उनका जो मुखिया होता है दल का, वो जो कहेगा वही सबको मानना होता है, उसमें कंपलसरी होता है, हर दल का एक होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा जातियों का कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक जाति तो उसका एक पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं कोई लीडर हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक अंतर बता रहा है। फिर थर्ड देखो, एक जाति बहुत सी उपजातियों से मिलकर बनती है, परंतु जनजाति में उप जनजातियाँ भी नहीं होती हैं, ठीक है। एक जाति में आपको बहुत सारी उपजाति देखने को मिलेगी, है ना, लेकिन जनजाति में जो कि उप जनजातियाँ नहीं देखने को मिलती है। मैक्स वेबर के अनुसार यहाँ जहाँ एक जनजाति में पद और परिस्थिति के भेद पाए जाते हैं, वहीं एक जाति के सभी सदस्यों का पद एक समान होता है। मान लो कि कोई भी जाति है, किसी भी देश में किसी भाग में हो, उसका जो कि पद और जो होता है समाज में परिस्थिति होती है वो समान होता है। अगर वो देखिए शूद्र जाति का किस देश में कहीं भी हो तो वो निम्न ही समझा जाएगा, चाहे कहीं भी हो वो देश में, ठीक है। लेकिन जनजाति में ऐसा नहीं है कि वो जो कि
पद और परिस्थिति के आधार पे उच्च निम्न की भाव पाए, क्योंकि इसमें जो कि विशेषीकृत चीज़ें नहीं पाई थी, तो इसमें जो कि एक समतावादी समाज है। कैसा समाज है? जनजाति वाला सजाती समाज है, इसमें जो कि भेदभाव नहीं पाया जाता है। तो ये एक तरह से बात कर रहा है। फोर्थ देखो क्या कर रहा है, जाति किसी काल्पनिक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति नहीं मानती, जबकि जनजातियाँ विभिन्न कल्पनाओं को ही अपनी उत्पत्ति का आधार मानते हैं। जैसे जनजातियाँ सोचती हैं कि हमारी उत्पत्ति इनसे हुई है, उनसे हुई है, मतलब किसी वृक्ष को भी मान लेती है कि हमारी उत्पत्ति इससे हुई है, किसी नदी को भी मान लेती हैं, बहुत सी चीज़ों को मान लेती है, कोई इनका कुल देवता होगा टाइप का होगा उसको भी मान लेते हैं कि हमारी उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। पर जाति में ऐसा कोई बात देखने को नहीं मिलता है। फिर देखो, जनजातियों के अपने विशिष्ट धार्मिक विश्वास, देवी देवता और विधि संस्कार होते हैं, परंतु हिंदुओं से संपर्क कर ये हिंदू कर्मकांडों का अनुसरण कर उनके देवी देवताओं की भी पूजा आज कर रहे हैं और हिंदू पुरोहितों की भी सेवाएं भी प्राप्त करती रहती है। प्रत्येक जनजाति का अपना धर्म और देवी देवता रहे हैं, जबकि जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति का अपना कोई धर्म हो, अलग देवी देवता हो, ऐसा नहीं देखा गया। मूल बात यही कह रहा है कि प्रत्येक जनजाति का अपना एक धर्म होता है, उनके अपनी कुल देवी देवता होते हैं, लेकिन जातियों में ऐसा नहीं होता, जनजातियों में ही ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कुछ मूलभूत अंतर है हमने जो देखा जाति और जनजाति में, जिसके आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जातियों का गैर जनजाति समुदायों से संपर्क, इसका क्या प्रभाव हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ क्या कर रहा है, मानव शास्त्र में जनजाति, जिसमें देखो आत्मनिर्भरता, राजनीतिक स्वायत्तता, सुनिश्चित भूभाग, समान बोली, लोक कथाओं तथा देवी देवताओं की अपनी परंपरा होती है। भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पृथकता की यही परिभाषा उनके वर्गीकरण का आधार बना है। मतलब इनका जो अपना हर सब कुछ होता है, अलग अलग होता है हर जनजाति का, तो इसी आधार पर जो कि इनकी जो कि पृथकता की यही इनकी जो इनके वर्गीकरण का आधार बना हुआ है। इसी आधार पर विचार किया गया कि किसी भी जनजाति के स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है, इसके लिए अन्य बाह्य सामाजिक इकाइयों पर विचार करना अनिवार्य नहीं है। मतलब इनके कोई और बाह्य फैक्टर जो कि इस पे प्रभाव डाले ऐसा कुछ है नहीं। इनका जो यही भौगोलिक सांस्कृतिक पृथकता है, इसी आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। और देखो आगे क्या कह रहा है, समकालीन मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों में यह सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि जनजाति पूर्णतः अलग थलग कभी नहीं हो सकती है, वो अपने आसपास के जनजाति तथा गैर जनजाति समुदायों से संपर्क है। देखो बहुत से समाजशास्त्री मानवशास्त्री हुए जिन्होंने ये हमेशा बताने की कोशिश की है कि जनजाति पूर्ण रूप से अलग नहीं हो सकते, जो इनके निकट गैर जनजाति है उनसे ये कभी न कभी कुछ न कुछ रूप में जुड़े रहते हैं। यह संपर्क कुछ उदाहरणों में जैसे शत्रुता के आधार पर भी हो सकता है, जिसमें समय समय पर आक्रमण भी किए जाते हैं। यह संपर्क जो कि स्वतंत्र जनजातियों के बीच आर्थिक आदान प्रदान के रूप में भी हो सकता है। जो इनका गैर जनजातीय संपर्क है वो शत्रुता के आधार भी हो सकता है, कुछ आर्थिक आदान प्रदान करना है उसके आधार पर भी हो सकता है। जिसके उदाहरण के संबंध में देखो, जिसके उदाहरण का उल्लेख मेंडल बॉम ने नीलगिरी पहाड़ियों की जनजातियों के संबंध में किया था। अलग अलग जनजातियों के बीच इन परस्पर संबंधों के बावजूद यह माना गया कि प्रत्येक जनजाति सांस्कृतिक दृष्टि से अलग थलग इकाई भले ना हो, किंतु अपने आप में पूर्ण सांस्कृतिक इकाई है। देखो इनमें इतना मतलब कि जनजाति जो है उसका गैर जनजाति से काफ़ी संपर्क होता रहता है, लेकिन फिर भी ये अपनी जो विशिष्ट पहचान है उसको बनाए हुए हैं। ठीक है, उसको इन्होंने खोया नहीं है, ये पूरी तरह से अलग थलग भी नहीं है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक इकाई को पूर्ण रूप से बनाए हुए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि जनजातियों के पारस्परिक संबंधों में सांस्कृतिक संक्रमण को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं मिला है। एक ही भौगोलिक तथा प्राकृतिक क्षेत्र में रहते हुए भी प्रत्येक जनजाति को अपनी अस्मिता, सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखा है। मतलब एक ही क्षेत्र में मान लो कोई दो जनजाति रह रही है तो, लेकिन दोनों आपस में घुल मिल रहे हैं जरूर। ठीक है, चाहे दो जनजाति हो, चाहे एक जनजाति एक गैर जनजाति समुदाय हो, तो आपस में आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ों का सामान खरीद, लेकिन इन्होंने अपनी जो सांस्कृतिक विशिष्टता है, अपनी अस्मिता है, उसको बनाए रखा है। ये एक्सचेंज नहीं हो पाया, मतलब पूरी तरह से इसको विस्थापित नहीं कर पाए एक दूसरे से। ठीक है, उसको बनाते हुए जो कि अपना संपर्क साधे हुए हैं। उदाहरण के बताए रांची की कुछ जनजातीय गाँव में उरांव तथा मुंडा दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन स्थानीय जो धर्मात्माओं में भी उनकी आस्था देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए कामरे गांव के बाबा की उरांव तथा मुंडा दोनों ही पूजा करते हैं। मान लो कोई गांव है कामरे गांव, उसमें कोई बाबा है, उनकी जो कि उरांव तथा मुंडा दोनों पूजा करते हैं, किंतु एक साथ रहने और उनके संबंधों के बावजूद उनकी सांस्कृतिक तथा भाषा संबंधी विभिन्नताएं कम नहीं हुई है। मतलब ये देखो एक ही लोग की पूजा भी करते हैं कुछ जगह पे, लेकिन फिर भी इनकी जो भाषा है और संस्कृति उसमें कोई अंतर नहीं आया, वो जो कि उनका अलग अलग बना हुआ है। उरांव लोग जो कि द्रविड़ परिवार की कुरुख बोली बोलते हैं, जबकि मुंडा लोग जो कि भारत के भाषा समूह ऑस्ट्री एशियाटिक परिवार की बोली बोलते हैं। तो दोनों की बोलियों में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है कि दोनों एक साथ होते हुए भी अपनी संस्कृति को बनाए हुए हैं। तो ये आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पे जो कि आपका उरांव और मुंडा
जनजाति का एग्जाम्पल लिया गया है। साथ ही देखो जनजातियों के बीच आपसी संबंधों के अलावा हिंदुओं के गांव के निकटवर्ती बस्तियों में जनजाति लोग तथा अन्य बड़ी व्यवसायी तथा जातियों के बीच आदान प्रदान होता रहता है। मतलब कि जैसे मान लो जनजाति बस्ती है, आसपास कोई गांव है, समाज है, मतलब हिंदू समाज, हिंदू गांव बसा हुआ है, वहाँ पे हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, तो इनका जो कि आपस में आदान प्रदान होता रहता है। मतलब काम के लिए सिलसिले में चले गए, यहाँ से कुछ पैसे अनाज लेके चले हैं वापस जनजाति लोग, और कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस, मतलब बिजनेस जहाँ पे श्रम की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे भी ये लोग चले जाते हैं और श्रम अपना वापस लेके, मतलब जो इनको श्रम में के रूप में आय मिलता है वो लेके चले जाते हैं। तो इन सब में भी आदान प्रदान आपको देखने को मिलता रहता है। इसके फलस्वरूप कुछ जनजाति समुदाय स्वयं को आदिवासी जनजाति करने, मतलब इनका डेवलप होने लगा, तो ये अपने आप को जाति के रूप में कैटेगरी करे, मतलब संपर्क से भी इनमें जो कि कुछ चीज़ें जो कि आपस में एक्सचेंज होने लगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये उनकी हिंदू धर्म के लेने लगे। तो अब ये क्या बोल रहे हैं अपने आप को, आदिवासी जाति, मतलब ये जाति, अब हम जनजाति नहीं, हम जाति बन गए, लेकिन जाति में अभी भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ये एक्सचेंज जो हो रहा है आपस में हिंदू धर्म, हिंदू समाज से जनजातियों का, उस आधार पर कुछ जो जनजाति अपने आप को आदिवासी जनजाति कहने लगे हैं। जाति समूह के साथ सेवा संबंध स्थापित होते हुए भी वे कुछ हिंदू देवी देवताओं को मानने लगे हैं और हिंदू समाज के तत्व उनके जीवन में भी आ गए। धीरे धीरे जनजातियों की लघु परंपराएं हिंदू की महान परंपराओं के भाग बन गई, मतलब एक तरह से धार्मिक रूप से भी ये हिंदू समाज से जुड़ रहे हैं। किंतु जाति व्यवस्था में जनजातियों के इस विलय के सांस्कृतिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन एवं उनके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। तो इसके बावजूद भी इनमें जो कि मॉडर्निटी अभी आई नहीं है। एन.के. बोस की स्टडी के हिसाब से ये बताया जा रहा है। यह प्रक्रिया वास्तव में तब शुरू हुई जब वे उस व्यापक विश्व के संपर्क में आए जिसमें औपनिवेशिक शासन के कारण पहले ही गुणात्मक परिवर्तन हो चुका था। ठीक है, यहाँ हमने समझा जाति का गैर जनजाति समुदाय से जो संपर्क होता है उस आधार पर क्या क्या बदलाव आए हैं या फिर नहीं बदलाव आए, दोनों बातें हमने यहाँ पे देखी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, औपनिवेशिक नीति और जनजाति, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जनजाति के प्रति क्या नीति थी। तो चलिए यहाँ से अपना अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है औपनिवेशिक नीति और जनजाति की बात। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या नीति अपनाई थी जनजातियों को लेकर। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ब्रिटिश शासनकाल के पूर्व भारतीय जनजातियाँ एक पृथक समुदाय के रूप में विद्यमान थी। यद्यपि इनका वाह्य समाज यानी हिंदू समाज के साथ समय समय पर संपर्क होता था, बावजूद इसके ये अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पृथकता को बनाए हुए थे। तो ये कुछ बैकग्राउंड है। अब देखो जब ब्रिटिशर्स आते तब क्या होता है, जनजाति संस्कृति में परिवर्तन के इतिहास का अगला चरण अंग्रेजों के आगमन के साथ प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने समाजवादी हितों से प्रेरित होकर देश तथा अपने उद्योगों के लिए प्राकृतिक साधनों की तलाश करने के उद्देश्य से जनजातीय क्षेत्रों को केंद्रीय प्रशासन से जोड़ा। इस प्रकार रेल, आधुनिक संचार साधन, ब्रिटिश कानून, ईसाई मिशनरी, सामाजिक कार्यकर्ता, साहूकार का इन क्षेत्रों में प्रवेश संभव हुआ। कहने का मतलब जो अंग्रेज थे वो जब अपने इनको जो कच्चे माल की आपूर्ति थी और प्राकृतिक संसाधन की ज़रूरत पड़ी, तो ये जो कि जो जनजातीय क्षेत्र था वहाँ पे इनकी जो आपूर्ति पूरी हो सकती थी, इसलिए जो कि वहाँ पे इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसको जो कि संचार के साधन से जोड़ा और यहाँ से जो कि उद्योग के लिए जो कच्चे माल निकालना और जो प्राकृतिक संसाधन थी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे इन्होंने आना शुरू कर दिया। इस तरह से जो कि देखो जो आपके जनजातीय समाज था उनमें हस्तक्षेप बढ़ा। इसी कारण आप देखोगे ब्रिटिश काल में भी बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए हैं। ठीक है, जब इसमें ईसाई मिशनरी भी पहुंच गए जो कि धर्मांतरण की काम करते थे, ब्रिटिश कानूनों को लागू किया जाता था, जो जनजातीय समाज था उनके नियमों कानूनों के विरुद्ध ये सब चीज़ें था। ठीक है, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं था कि कोई बाहरी हस्तक्षेप हमारी जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसमें कोई हस्तक्षेप करके उसको पाबंदी लगाए। ठीक है, और जो देखो उनकी पृथकता थी इससे क्या हो गई, बाधित हो गई। जनजातियों के प्रति ब्रिटिश नीति के दो प्रमुख पहलू थे। देखो जनजातियों के प्रति जो कि ब्रिटिशर्स ने दो पहलू अपनाया था। पहला क्या था, पहला था जनजातियों को सुधार कर इसको सभ्य बनाया जाए। इनका पहला उद्देश्य ये था, मतलब दो नीति अपनाई थी। पहला नीति ये था कि जनजातियों में सुधार करके इनको सभ्य बनाया जाए ताकि ये जो कि हमारे हित में भी इनसे हम जो कि अपना काम ले सके। ठीक है, तो देखो इसी उद्देश्य के तहत इनके क्षेत्र में मिशनरी भेजे गए, ईसाई धर्म का प्रसार किया गया, इनके यहाँ अंग्रेजी शिक्षा देने वाले स्कूल खोले गए, पश्चिमी चिकित्सा पद्धति प्रारंभ की गई और इनकी जो जीवन शैली है आचार पद्धति में पश्चिमीकरण की दिशा का बदलाव लगाया। मतलब मिला जुला के इनका जो कि पश्चिमीकरण करने की कोशिश की गई। ठीक है, अब पहला तो ये था इनको जो कि पश्चिमीकरण की जो सभ्यता है उसके साथ इनको जोड़ा जाए। दूसरा इन्होंने एक दूसरी नीति भी अपनाई थी, जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रखना। एक तो इनको एक साइड ये जो अंग्रेज थे उनको जो कि पश्चिमी सभ्यता से पश्चिमीकरण कर रहे थे, दूसरा ये भी था कि इनको जो कि भारतीय समाज में एकजुट नहीं करना है, इनको भारतीय समाज से अलग थलग ही रखना है। देखो उसके पीछे कारण क्या था, अंग्रेज प्रशासकों को भय था कि यदि जनजाति भारतीय समाज की मुख्य धारा के संपर्क में आ गए तो स्वाधीनता आंदोलन है वो जोर पकड़ लेगा,
फलतः उन्हें यह तर्कसंगत नहीं लगा कि जनजाति बहुल क्षेत्रों को प्रशासन या राजनीतिक दृष्टि से अलग थलग ही रखा जाए। इसलिए उन्होंने ये कहा कि इनको अलग थलग रखा जाए, नहीं तो ये भारतीय स्वतंत्रता में अगर ये भी शामिल हो जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो कि इन्होंने दो नीति अपना, एक तो इनका जो पश्चिमीकरण करे ताकि इनसे जो भी संसाधन वो हम ले सके आसानी से, और इनका उपयोग, इनका जो श्रम का उपयोग, श्रम के रूप में इनका उपयोग कर सके। दूसरा, इनको अलग थलग रखा ताकि इसमें जो कि राष्ट्रवाद की भावना ना आ जाए और ये जो भारतीय समाज की मुख्य धारा से जुड़ ना जाए, ताकि जिससे जो कि यहाँ पे भारतीय समाज में स्वतंत्रता का बिगुल ना बजे। इस तरह की बातें थी। तो ये दो नीति थी। पहला क्या, अब शॉर्ट में समझो तो पृथककरण की नीति थी, दूसरा सात्विककरण की नीति थी। अब इसको और समझते हैं। यहाँ पे पृथककरण की नीति की मान्यता इस मान्यता पर आधारित थी कि प्रारंभिक जनजातियाँ एक पृथक समुदाय थी और भारतीय परंपरा का अंग कभी नहीं रही। देखो, भारतीय जनजाति के संदर्भ में दो बातें आती हैं। पहला कि पृथककरण की नीति अपनाई जाए या सात्विककरण की नीति अपनाई जाए। तो जो पृथककरण की नीति थी वो इस मान्यता पर आधारित थी कि जनजातियाँ एक पृथक समुदाय थी, वह भारतीय परंपरा का कभी भी अंग रही ही नहीं। इस तरह की बातें, मतलब एक मान्यता ये कहता है। ठीक है, यदि यह समुदाय लगभग तो यहाँ क्या करें, यह समुदाय लगभग समस्या मुक्त था, परंतु वाय समुदाय के संपर्क के कारण न केवल इसकी संस्कृति का क्षरण संभव हुआ बल्कि इनमें कई तरह की समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस नीति के पक्षधर वेरियर एल्विन है। वेरियर एल्विन कहते हैं कि जो जनजाति के संबंध में नीति और पृथककरण की नीति के पक्ष कौन है, वेरियर एल्विन है। ये कहते हैं जब ये जनजाति समुदाय किसी वाय पक्ष के संपर्क में आते हैं तो इनका संस्कृति का क्षरण होता है और साथ ही साथ इसमें जो कि और भी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। वेरियर एल्विन ने गोंड जो जनजाति उसका उदाहरण देते हुए बताया कि वाय समाज के संपर्क के परिणामस्वरूप लोग अपनी भूमि खोकर गरीब हो गए। गोंडों का जो ग्रामीण जीवन है वो समाप्त हो गया, उनकी स्त्रियों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, उनके जंगली शिकार के त्यौहार भी विलुप्त हो गए। तो ये अब वेरियर एल्विन जो कि गोंड जनजाति का स्टडी करते हैं उस आधार पर ये बात अपनी बात कहते हैं। फिर देखो, एल्विन का मानना था कि जंगली शिकार के त्यौहार, यहाँ पर देखो एल्विन का मानना था जब जनजातियों की संस्थाओं एवं जीवन पद्धति में परिवर्तन आता है तो यह समूह दुखी हो जाता है। मतलब जब भी आप जनजाति में कुछ हस्तक्षेप करोगे, उनमें परिवर्तन लाने की कोशिश करोगे तो यह जो समूह है यह जो कि दुखी हो जाता है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, द लॉस ऑफ नर्वस। ठीक है, यह जनजाति क्या होता है, दुखी होता है। क्योंकि इसके जो आंतरिक चीज़ें उसमें हस्तक्षेप होने लगती है और ये अपनी अस्मिता को खोने लगते हैं। तो इन समस्याओं का समाधान हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें वाय समूह से पृथक रखा जाए। एल्विन क्या बोलते हैं कि इनको वाय समाज से पृथक रखा जाए। इस संदर्भ में नेशनल पार्क की अवधारणा द्वारा एल्विन ने सुझाव दिया कि जनजातियों को उनके रहने वाले क्षेत्रों में संरक्षित कर दिया जाए। देखो, एल्विन जो कि एक नेशनल पार्क की एग्जाम्पल की सहायता समझाते हैं। जैसे हम नेशनल पार्क को संरक्षित कर देते हैं जिसमें जो जीव जंतु होते हैं वो उनको सुरक्षित होता है, ये वाय संपर्क में नहीं आते। उसी तरह हमको जो कि नेशनल पार्क की तरह जो कि जनजाति को जो एरिया उनको जो कि संरक्षित कर देना चाहिए, इसमें वाय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जिसमें केवल निकटवर्ती लोग ही प्रवेश करें और अन्य का प्रवेश निषेध हो। इस तरह का जो कि सुझाव देते हैं ताकि इनका जो कि अस्मिता या संस्कृति वो संरक्षण हो सके और ये समस्याओं से दूर है। तो इस क्षेत्र पर आयुक्त का देखो, और क्या बोल रहे हैं कि इस क्षेत्र पर आयुक्त का नियंत्रण हो, इसमें उनकी अनुमति के बिना बाहरी व्यक्ति का प्रवेश ना हो, जहाँ तक हो सके इसकी सांस्कृतिक पहचान की संरक्षित हो। तो इसके लिए जो एल्विन ये सुझाव कुछ देते हैं। दूसरा देखो, जनजाति के संबंध में एक सात्विककरण की नीति आई थी इसके अध्ययन के लिए। तो देखो इसमें क्या बोला गया था, यह नीति जनजातियों को सभ्य बनाने के लिए उनके पश्चिमीकरण करने की नीति थी जो उनको पश्चिमी समाज के साथ सात्विककरण पर बल देता था। ठीक है, मतलब यहाँ पर जनजातियों को पश्चिमीकरण करना चाहिए। इस नीति का उद्देश्य जनजाति समुदाय जो उनके अनुसार उद्ध विकास की प्रक्रिया में पिछड़े हुए थे, उद्ध विकास के उच्चतम स्तर तक पहुँचाना था। इसका उद्देश्य यही था, जो ये जनजाति समाज के लोग थे, ये जो बिछड़ चुके हैं, इनको जो कि उद्ध विकास के उच्च स्तर तक पहुँचाना है। ये इसलिए जो कि ये नीति इनको लाना था, सात्विककरण की नीति, मतलब इनका भी विकास हो सके, इनको अलग थलग नहीं रखना है हमको। ठीक है, और यह उच्चतम स्तर पर पश्चिमी संस्कृति, और जो इनका जो उच्चतम स्तर कौन सा था, पश्चिमी संस्कृति। मतलब ये पश्चिमी संस्कृति जब ये धारण कर लेंगे तो ये अपने विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगे। फिर देखो, विभिन्न प्रयासों द्वारा जनजातियों को पश्चिमी संस्कृति में सात्विकीकृत करने का प्रयास किया गया। अब देखो मूल्यांकन करते हैं दोनों बात की। तो देखो, जो मूल्यांकन में देखो, इसमें देखो घुरिया जी बड़ा अच्छी बात करते हैं एल्विन के जवाब में। जो एल्विन जी ने बोला कि इनको जो कि नेशनल पार्क की तरह संरक्षित करना चाहिए, तो देखो घुरिया जी इनका क्या जवाब देते हैं। जनजातियों के लिए ब्रिटिश सरकार की पृथककरण की नीति की कड़ी आलोचना की। जो जनजातियों के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पृथककरण की नीति अपनाई थी कि इनको भारतीय समुदाय में नहीं शामिल करना चाहिए, तो उसकी बहुत आलोचना की गई। देखो क्या क्या आलोचना की गई। जैसे पहला पॉइंट कह रहा है कि आदिवासियों के संस्कृति संरक्षण के नाम पर उन्हें शेष भारत से अलग किया जाना असंगत है। जी बिल्कुल सही बात है। वे कोई पालतू पशु या प्राणी के समान नहीं है, जो भारतीय समाज के एक अंग के रूप में है। उन्हें अपने देश की प्रगति एवं विकास में योगदान करने और विकास का लाभ लेने का पूरा अधिकार है। ठीक है, वो कोई ऐसा पशु नहीं, प्राणी नहीं जो उनको अलग थलग रखा जाए। वो भी भारतीय समाज के अंग है, तो वो भी भारतीय विकास में अपना योगदान दे और उस विकास का लाभ भी लेने के भी वो जो कि
अधिकारी होते हैं। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पे कहा जा रहा है, जो कि काफ़ी तर्कसंगत प्रतीत हो रहा है। सेकंड देखो, एल्विन के जवाब में क्या कहते हैं घुरिये जी, जीएस घुरिये जी। एल्विन के विपरीत घुरिये ने कहा कि आदिवासी भारतीय समाज के अंग है। आदिवासियों तथा जातियों का पारस्परिक संपर्क ऐतिहासिक है, उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता है। आज के दौर में एक ही देश में दो समुदाय के रूप में अलग अलग भाग नहीं हो सकते हैं, अतः आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना होगा, और यह मुख्य धारा हिंदू जाति की है। देखो, जो पश्चिमी सभ्यता के वकालत करते हैं वो बोलते हैं कि आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना है, लेकिन कैसा, उनका पश्चिमीकरण करके। जबकि जीएस घुरिये जी कहते हैं जी नहीं, इनका पश्चिमीकरण नहीं करना है, इनका भारतीयकरण करना है। मतलब ये पिछड़ तो गए हैं जरूर, लेकिन इनको जो कि अलग थलग नहीं रखना है, ये भारतीय समाज के अंग है, तो इनको मुख्य धारा में लाना होगा, लेकिन कैसे, भारतीयकरण, जो भारतीय समाज की सभ्यता है, जो भारतीय विकास है उसमें शामिल करके। ठीक है, ना कि पश्चिमी सभ्यता के साथ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, हो जनजाति के अध्ययन के आधार पर मजूमदार ने भी पृथक्करण की इस नीति की आलोचना की। इसके विकल्प में वर्णात्मक एकीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। जो मजूमदार थे उन्होंने भी पृथक्करण की नीति का जो कि आलोचना किया था। किसके अध्ययन की थी? हो जनजाति का। इसके जगह पर क्या बोला था उन्होंने? वर्णात्मक एकीकरण किया जाए। वर्णात्मक एकीकरण क्या है? देखो, जनजातियों को सामाजिक परिवर्तनों के उनके लक्षणों को अपनाना चाहिए और उनके लिए हितकर, मतलब जनजातियों को के समाज में वही हस्तक्षेप करना चाहिए जो उनके लिए हितकर हो, उसी चीज़ों में जो कि हमको हस्तक्षेप करना चाहिए। व्यवहारिक स्तर पर देखो, यहाँ पे व्यवहारिक स्तर पर सात्विककरण की नीति भी जनजातियों हेतु तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है। इस नीति की भी कई आलोचनाएं की जाती है। देखो, व्यवहारिक रूप में मतलब इसको लागू करना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। जैसे देखो, पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, देखो क्या क्या आलोचना की गई है। जो आपका सात्विककरण की नीति थी उसकी भी कुछ आलोचना की गई है। भारतीय जनजातियों के संदर्भ में सात्विककरण की नीति भारतीय इतिहास की प्रवृत्तियों से मेल नहीं खाती है, क्योंकि हजारों वर्षों से सांस्कृतिक संपर्क के बाद भी भारतीय समाज में विविधता बनी हुई है। अतः पूर्ण सात्विककरण एक व्यवहारिक परिकल्पना नहीं है। देखो, भारतीय डाइवर्सिटी जो देखो हजारों साल की संस्कृति में लोग आपस में जुड़े हुए हैं, फिर भी इसमें यहाँ पे डाइवर्सिटी बनी है। लोग अपनी अपनी संस्कृति को संरक्षण करके यहाँ पे मिलजुल कर है। तब ऐसा नहीं कर सकते कि इनका पूरी तरह से जो कि सात्विककरण कर दो, पूरा एक ही संस्कृति हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये व्यवहारिक नहीं लगता है। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कह रहा है, भारतीय समाज का निर्माण। देखो, भारतीय समाज की विविधता को बता रहा है कि भारतीय समाज का निर्माण कन्नड़, उड़िया, तेलुगु आदि अनेक संस्कृति धाराओं के मिलन से हुआ है। ऐसे विविधता युक्त समाज के एक अंग के रूप में जनजातीय संस्कृति का पश्चिमी संस्कृति में पूर्ण सात्विककरण उनकी समस्याओं का समाधान मानना अनुचित है और असंभव प्रयास भी है। अब देखो, जो भारतीय समाज है वो कन्नड़, उड़िया, तेलुगु और जो आपका नॉर्थ इंडिया का संस्कृति, ये सब नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर है, इन सबसे मिलकर बना हुआ है। अगर आप इस स्थिति में इनका पश्चिमीकरण करोगे जनजातियों का, तो ये कोई समाधान नहीं होगा, बल्कि एक तरह से भारतीय समाज के एकता और अखंडता के लिए मुश्किलें ही पैदा करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, बलात् सात्विककरण मतलब जबरदस्ती इनका सात्विककरण करना निरंकुशता की प्रवृत्ति है, जो कि स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक मान्यताओं के विपरीत है। तो इनका हम बलात् सात्विककरण भी नहीं कर सकते, ये हमारे लोकतंत्र के मान्यताओं के विपरीत होगा। ठीक है, थर्ड देखो, सात्विककरण की इस नीति के पीछे निहित तत्व निर्जाति केंद्रितता की प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करता है, जो अवैज्ञानिक है। देखो, अगर आप सात्विककरण करोगे तो एक तरह से क्या हो रहा है कि आप एक ही संस्कृति को प्रमोट कर रहे हो, अन्य संस्कृति को आप इग्नोर कर रहे हो। तो ये क्या होगा, जो कि पूरी तरह से वैज्ञानिकता के आधार पर नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो अपनी संस्कृति के आधार पर ही जीते हैं, उनका पूरा जीवन का दैनिक चर्या, जो जीवनचर्या है वो अपनी संस्कृति, कल्चर, धर्म से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप उनको उनकी संस्कृति छोड़कर हमारी संस्कृति कोई और संस्कृति में लाओगे तो उनका जीवन यापन दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, वो जी ही नहीं पाएंगे उस संस्कृति में। तो ये जो कि अवैज्ञानिक तर्क लगता है। फोर्थ देखो क्या कहता है, घुरिये ने जनजाति समुदाय को पश्चिमी समाज में सात्विककरण के बजाय हिंदू समाज में सात्विककरण पर बल दिया है और कहा कि जनजाति हिंदू समाज के अंग है जो कालांतर में पिछड़ गए। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जनजाति के संदर्भ में घुरिये जी का, कि जो जनजाति है वो हिंदू समाज के अंग है जो कालांतर में पिछड़ गए हैं। हालांकि घुरिये द्वारा प्रस्तावित सात्विककरण की नीति भी अव्यवहारिक मानी गई कि इनको पूरी तरह से हिंदू समाज में आप सात्विककरण कर दो। ठीक है, अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद इनका जो जनजाति का एकीकरण के लिए क्या नीति अपनाई गई। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया, ये तो आज़ादी के पहले की बात थी। ठीक है, अब आज़ाद जब हो गया तो उसके बाद कौन सी नीति अपनाई गई कि जो जनजाति समाज है इसको जो कि भारतीय मुख्य धारा में लाया जाए, इसके लिए क्या क्या काम किया गया, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनजाति विकास के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ब्रिटिश कालीन जनजाति नीति को खारिज करते हुए, यानी जो ब्रिटिश काल की जो नीति थी जनजाति के संबंध में उसको खारिज कर दिया हमने। और उसके बाद क्या किया, एकीकरण की नीति को प्रस्तावित किया। ये देखो नेहरू मॉडल है, नेहरू जी ने इसको सुझाया था, जिसका सामान्य अर्थ है आदिवासियों को उनकी संस्कृति या जीवन पद्धति को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता हो। ठीक है, इस तरह की बात की गई कि उनकी जो कल्चर वो उसको पूरी तरह से अपना सकते हैं, उनके लिए वो स्वतंत्र हो, वे अपने त्यौहार, शादी विवाह आदि को स्वतंत्रता पूर्वक मनाएं। वस्तुतः राज्य का इसका कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि यहाँ उनका स्थानिक क्षेत्र है, लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था आदि में जनजातियों को अपना एकीकरण करना चाहिए। मतलब कि जो देखो उनकी जो कल्चर की छोटी छोटी बातें ना उनको उनके उसके लिए उनको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, लेकिन जो देश की बड़ी बातें जैसे उसमें लोकतंत्र का विकास करिए, उनको भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था भी धीरे धीरे सिखाइए। तो ये सब चीज़ें पर इस सब चीज़ों के साथ हम जो कि उनका एकीकरण भारतीय मुख्यधारा में कर सकते हैं। ये जो कि नेहरू मॉडल था, मतलब एक तरह से उनकी संस्कृति का भी संरक्षण हो, साथ में भारतीय सामाजिक मुख्यधारा में भी वो धीरे धीरे मिलते रहे। तो इस तरह की कुछ बातें ये कहते हैं। अर्थात यह नीति जनजातियों की निजाती पहचान बनाए रखते हुए उनके विकास की मुख्य धारा में शामिल किए जाने पर बल देती है। जो नेहरू मॉडल वो क्या कहता है, यह नीति जो कि जनजातियों की जो निजाती पहचान है उसको बनाए रखते हुए विकास की मुख्य धारा में शामिल होने पर बल देती है। अब आगे देखो, जवाहरलाल नेहरू जनजातीय एकीकरण के संदर्भ में पंचशील सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट आपको कमेंट करने के लिए आ जाएगा। पंचशील सिद्धांत पर कमेंट कीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने एक पंचशील सिद्धांत दिया था जनजातियों के एकीकरण के संबंध में। देखो इसमें इसकी 5 बुनियादी बातें थी। क्या क्या बातें थी? पहला कह रहा है लोगों का विकास उनकी प्रकृति के अनुसार हो। ठीक है, जो लोगों का विकास है वो कैसे हो, उनकी प्रकृति के अनुसार हो और उन पर कोई भी बात थोपी ना जाए। हमें इस तरह से उनकी अपनी परंपरागत कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब उन पर कोई बात थोपी ना जाए, उनका जो परंपरागत कला संस्कृति उसको प्रमोट करना चाहिए। सेकंड कह रहा है भूमि और वनों पर जनजातियों के अधिकारों की मान्यता दी जानी है। तो ये देखो पंचशील जो सिद्धांत उसका सेकंड बात ये कह रहा है कि जो वन है और भूमि है उस पर उनके अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको बेदखल कर दिया जाए। थर्ड कह रहा है हमें उन क्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था और विकास कार्यों के लिए वहाँ के लोगों के एक दल को प्रशिक्षित करके तैयार करना चाहिए। मतलब अगर हमको जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना है तो वहाँ के एक किसी दल को, किसी मेंबर, वहीं के एक जनजातीय समूह में से किसी एक मेंबर कुछ दल को आप इकट्ठा कीजिए, उनको प्रशिक्षित कीजिए और वही दल जो कि अपने पूरे समुदाय को प्रशिक्षित करेंगे। तो इस तरह की नीति अपनानी चाहिए। हमें जनजातीय क्षेत्रों में बहुत अधिक बाहरी लोगों को नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, हमें इन क्षेत्रों का प्रशासन आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए, वहाँ ढेर सारी योजनाएं नहीं शुरू करनी चाहिए। अर्थात यह कार्य हमें उनकी बाहरी लोगों के साथ प्रतिद्वंदिता के साथ नहीं, बल्कि उनकी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में निहित प्रक्रिया के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए करना चाहिए। ठीक, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बाहरी हस्तक्षेप ना हो और जो भी उसमें बहुत ज़्यादा स्कीम ना चले, मतलब बहुत ज़्यादा दबाव उनको ये ना हो कि हमारे पर कुछ प्रेशर थोपा जा रहा है, कुछ मतलब ज़बरदस्ती हमसे कराया जा रहा है, तो ऐसा चीज़ ना हो। इस तरह की बात जो चौथा पॉइंट कहता है पंचशील सिद्धांत का। पाँचवा पॉइंट वो क्या कहता है, हमें अपनी योजनाओं के परिणामों को आंकड़ों के द्वारा नहीं, बल्कि उन योजनाओं पर कितना पैसा खर्च हुआ इसके आधार पर हमको नहीं आकलन करना। मतलब जो भी हम स्कीम चला रहे हैं इस पर हम आंकड़ों का आधार पर इसका आकलन नहीं करेंगे कि वो कितना सफल हुआ, कि जैसे उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, कितना क्या हुआ, इस आधार पर हम जो कि आकलन नहीं करना हमें, बल्कि इनके द्वारा कितने मानव चरित्रों का निर्माण हुआ ये देखना। मतलब कि कितने लोग जो कि सभ्य समाज की ओर अग्रसर हुए, इस आधार पर हमें जो कि अपनी योजनाओं का आकलन करना होगा, ना कि ये देखें कि कितने पैसे खर्च हुए, क्या क्या कितना टाइम लगा, इस पर नहीं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो पंचशील सिद्धांत की थी। अब इसके मूल्यांकन की बात करते हैं, जो भारत स्वतंत्रता के बाद जो कि जनजातीय समाज के एकीकरण के लिए लाया गया था। तो मूल्यांकन में देखो क्या आता है, समानता एवं परस्पर सम्मान के आधार पर जनजातीय आबादी का भारत के शीर्ष आबादी के साथ एकीकरण की यह नीति सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई। जो नेहरू मॉडल था इसको काफ़ी ज़्यादा मान्यता मिला, क्योंकि इसमें देखो उनकी संस्कृति भी जो कि सेफ हो रही है और साथ साथ जो कि उनका विकास भी किया जा रहा है। तो देखो पहला क्या इसमें मूल्यांकन करा है, भारत में अनेक भाषाएं एवं धार्मिक समूह हैं जिनको भारतीय राष्ट्र निर्माण हेतु समन्वित एवं एकीकृत किया जा रहा है, और इस कार्य में कोई भी यह मांग नहीं कर रहा है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति एवं पहचान को खोकर बहुमत को आत्मसात किया जाए। देखो भारत में ऐसे बहुत सारे जो माइनॉरिटी लोग हैं, चाहे उन भाषाई आधार पर, चाहे धार्मिक आधार पर हो, चाहे जो भी संस्कृति के आधार पर, तो उनको ये नहीं कहा जाए कि आप अपनी जो आपकी पहचान उसको खोकर आप जो कि भारत में समझ, ऐसा कभी नहीं कहा। वो सभी जो मिलजुल के जो कि भारतीय विकास में आगे बढ़ रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। फिर देखो क्या कह रहे हैं, अधिक दीर्घजीवी एकता भी तभी स्थापित हो सकेगी जब प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं को सुरक्षित समझेगा। देखो मूल्यांकन में ये कहा है कि कोई भी एकीकरण या एकता यूनिटी तभी समझी जाएगी जब जो माइनॉरिटी है वो भी अपने आप को सेफ समझेगा। जब वो उसको लगेगा कि हम पे कोई चीज़ थोपी जा रही है या हमारी चीज़ें छीनी जा रही है, हमारे पहचान का संकट बन रहा है, तो वो जो कि आपके साथ एकीकरण में नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए बोला कि आप उसमें जो कि अधिक से अधिक उनको सुरक्षित फील कराइए। ठीक है, जब विविधता युक्त भारतीय समाज में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, तमिल, उड़िया, बंगाली, पंजाबी के रूप में रह सकते हैं, तब यहाँ कोई व्यक्ति जनजाति के रूप में पूरे समाज के साथ क्यों नहीं रह सकता। जी हाँ, उसको भी पूरे समाज के साथ रहने के अधिकार है मुख्यधारा से जुड़ते हुए। आधुनिक भारत में जनजातीय पहचान का एक मुद्दा इसलिए बन गया है
क्योंकि अब ये समूह बहुसांस्कृतिकवाद या एकाधिक संस्कृति के सह-अस्तित्व पर जोर देने लगा है। इन समूहों का कहना है कि वे देश की मुख्य धारा में तो बहना चाहते हैं, पर साथ ही साथ अपनी संस्कृति को भी बनाए रखना चाहते हैं। वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को खोना नहीं चाहते, क्योंकि यह उनकी पहचान है। देखो काफ़ी अच्छी लाइन है यहाँ पे ये जो आपको बताया जा रहा है थर्ड पॉइंट में, कि वो मुख्य धारा में तो आना चाहते हैं और सभी कल्चर को भी अपना रहे थोड़ा थोड़ा करके जो उनके हित में लग रहा है, पर उसके साथ अपनी विरासत को भी नहीं खोना चाहते हैं। फिर आगे देखो, औपनिवेशिक कालीन दोनों नीतियों और स्वतंत्र भारत के एकीकरण की नीति के विश्लेषण से हम पाते हैं कि एकीकरण की नीति ही सर्वाधिक तर्कसंगत, लोकतांत्रिक और विविधता युक्त भारतीय समाज के लिए अनुकूल है, जो न केवल भारतीय समाज की बहुलता को बनाए रखते हुए जनजातियों का विकास कर सकती है, बल्कि वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उत्पन्न पहचान के संकट का भी समाधान प्रस्तुत कर सकती है। तो इस आधार पर हमने देखा कि जो जनजाति समाज है उसका किस तरह से भारतीय समाज में एकीकरण हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो जनजाति विकास से संबंधित है। ठीक है, तो लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। चलो इसको हम कल देखेंगे, इस वाले टॉपिक को, कल वाला जो टॉपिक है उसके साथ इसको जो कि डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल इसके सेकेंड पार्ट के साथ, जहाँ पे ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।